जय जोहार, जय हिंद। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। सबसे पहला अच्छा न्यूज़ जो है कि भारत को गोल्ड बहुत ज़्यादा मिले हैं। कहाँ पे? 4 डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के लगभग 20 से 30 टन मिले हैं। ठीक है, ये हम लोग का जो अभी जो परेशानी चल रहा था, थोड़ा सा लक्ष्मी मैया का यहाँ पे योगदान हो रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, रोजगार के लिए 15,000 रुपया जो युवाओं को देने के लिए एक जो वादा किया है, कब किया है? 15 अगस्त को, अभी रिसेंटली जो लाल किले के भाषण पे ये वादा किया है प्रधान। और उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, रोजगार योजना। ठीक है, ये एक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, ये जो प्राइवेट सेक्टर में भी है कि कोई लड़का या फिर कोई लड़की, ठीक है ना, यंग यूथ, ठीक है, पहला जो जॉब लेता है तो क्या है, आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, ये योजना। तो उसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया है आज, तो आज देखेंगे। लेकिन कल जो हम लोग पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए, ठीक है ना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस द्वारा किसे उम्मीदवार बनाया गया है? ठीक, हम तो अभी बीजेपी जानते हैं, ठीक है ना। बीजेपी के साथ बहुत सारे जो सहयोगी पार्टी हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस। जैसे होता है जनता दल है, ठीक है ना, बिहार के साथ बोलते हैं ना, बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ गठबंधन मिलकर चला रहे हैं, तो एनडीए की सरकार बोलते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये बताया, ठीक, जिसमें पीएम बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है, तो इसी कारण मोदी गवर्नमेंट बोल देते हैं। चलो, तो क्या हो गया? जगदीश धनखड़, नहीं भाई, ये तो रिजाइन किए हैं, इसके कारण ही तो चुनाव हो रहा है। ठीक, दूसरा, बी सुदर्शन रेड्डी, नाम सुने हैं? आज सुनोगे। सीपी राधाकृष्णन, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीपी राधाकृष्णन। अब एक बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से है, तो फिर कांग्रेस की तरफ से, या फिर जो इंडिया गठबंधन है, या फिर यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस बोलते हैं, जिसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके साथ बहुत सारे सहयोगी दल हैं, जिसको जब इलेक्शन लड़े थे तो इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता था। बताना है आपको, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन या यूपीए लेड गठबंधन किसे उम्मीदवार नामांकित किया है? बताओ। सीपी राधाकृष्णन, ये तो एनडीए का है, तो क्या हो गया? बी सुदर्शन रेड्डी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अजय कुमार भल्ला, जिन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? हाँ, मणिपुर। ये क्या थे? पहले सेक्रेटरी साहब थे, ठीक है, संभालते थे होम मिनिस्ट्री को। ठीक, अब इम्पोर्टेंट असाइनमेंट दिया गया है इनको मणिपुर को शांत करने का। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने दिल्ली में पंचायत बैठकों की कार्यवाही को स्वचालित विवरण तैयार करने हेतु कौन सा एआई आधारित टूल लॉन्च किया है? ग्राम आई, नहीं ये गलत है। दूसरा क्या है? सही है, आपका आंसर सही है, सभा सार। कल ही पढ़े थे, याद नहीं रहता है क्या? नेक्स्ट, 12वें पुरुष एशियाई कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होगा? पटना, नहीं गलत है। भुवनेश्वर, नहीं, कहाँ होगा? राजगीर। ये कहाँ पे है? कौन सा कौन सा राज्य? हाँ, बिहार। ठीक है, नहीं, इसका भी एंशिएंट बहुत बड़ा हिस्ट्री है राजगीर का। जो आज का जो सबसे पहला जो न्यूज़ है, ये बताया था केंद्र सरकार ने 3.5 करोड़, ठीक है, रोजगार सृजन करने हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल शुरू कर दिया है। ठीक, ये तो अभी जो सबसे बड़ा समस्या क्या है यूथ का? रोजगार ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी लग रहा है अभी के जनरेशन में जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का डेमोग्राफी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि जो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा, अल्फा जनरेशन जो बोलते हैं ना, उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगा। अभी क्या है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक प्रेशर हम लोग का ज़्यादा है, उस हिसाब से हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। इसी कारण आपको और ज़्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। दूसरा जो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई उपयोग हेतु 7 सूत्रियों वाला ढांचा जारी किया है। तो आरबीआई ने क्या है, एक फ्रेमवर्क जारी किया है कि कौन से प्रिंसिपल से यूज़ किया जाएगा एआई को एडॉप्शन करने में। अब जान रहे हो एआई बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है, इतना ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक जो है आपका जो इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है ना, हम लोग सोचते थे हम लोग याद करके बोल दें, ठीक, वो सब काम अभी यही कर दे रहा है। पहले हम लोग गूगल में थोड़ा सा कुछ करते थे तो बहुत अच्छा लगता था, अब तो पूरा उसको बोलोगी कि पूरा मेरे को एंशिएंट इंडिया को रिवीजन कराओ, चैट जीपीटी में जाना और बोलना एंशिएंट इंडिया को रिवाइज कराओ मेरे को, और एकदम कन्वर्सेशन करते करते वो आपको रिवाइज करा देगा। इस लेवल का एआई बनते जा रहा है। या फिर इस मामले में किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको एजुकेशन के लिए अच्छा यूज़ करना है तो कर सकते हो। तो ये ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम में। दूसरा क्या कि पीपल फर्स्ट होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, इनोवेशन रहना चाहिए, फेयरनेस और इक्विटी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइनिंग होना चाहिए, सेफ्टी, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल किसने, आरबीआई ने गाइडलाइन बनाया है। कोई भी एआई टूल बनाएगा तो एआई का सबसे बड़ा डेंजर यही है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारे वित्त में ही है। एक इम्पॉर्टेंट है, इंस्पिरेशनल है, भारत की भावना पटेल ने अमेरिका में ITTF विश्व पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है। जो पैरा एथलीट्स हैं, ठीक है, तो उनका भी जो स्पोर्ट्स में ये भारत का नाम ऊंचा किए हैं। इनका नाम क्या है, भावना पटेल। कहाँ पे, ये जो अमेरिका में जो पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता है उसमें हुआ था। तो अगर पैरा एथलेटिक्स की बात किया जाए, ठीक है ना, ITTF वर्ल्ड पैरा एथलेटिक इवेंट, इसको कौन कराता है, जो ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कराता है। और ये क्या है कि किस टाइप से जो एथलीट्स रहते हैं पैरा में कौन कौन से आते हैं, अगर कोई व्हील चेयर में एथलीट्स कर सकते हैं, व्हील चेयर से जो खेल सकते हैं वो लोग हो सकते हैं, या फिर स्टैंडिंग एथलीट्स हो सकते हैं जिसका क्या है कि पैर में मशीन का यूज़ करके वो दौड़ सकते हैं। या फिर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल इम्प्लीमेंट होता है, क्या है कि मानसिक रूप से भी कई लोग चीज़ों को बहुत जल्दी समझ नहीं पाते या फिर देख नहीं पाते, ठीक है ना, उन लोग के लिए भी पैरा ओलंपिक है। तो एक अच्छा मंच है, हमें रिकॉग्नाइज़ करना है, क्योंकि दिव्यांग बोले थे ना मोदी जी, दिव्यांग बोलते हैं, तो क्या है कि हमको डिग्निटी हर एक जगह पे मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी एक उसका कोई अंग अगर काम नहीं कर रहा तो क्या पता दूसरा अंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान में जो हुई 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कपिल बेसला और गिरीश गुप्ता ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यहाँ पे भी स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। एक हम लोग का जो शूटिंग भी एक हम लोग का स्ट्रेंथ है। अगर हम लोग देखा जाए, जो अभिनव बिंद्रा था उसने पहला गोल्ड लिया था इंडिविजुअल लेवल पे। उसके बाद जो एथलेटिक्स में पहली बार जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, कौन है उसका नाम, नीरज चोपड़ा। हाँ, तो शूटिंग में जो पहला लिए थे अभिनव बिंद्रा लिए थे 2008 के आसपास में। तो क्या है कि अगर धीरे धीरे जो इस स्मॉल टूर्नामेंट में हम लोग कम्पीट करेंगे तो फ्यूचर में हम लोग का ओलंपिक का वो बढ़ेगा। और ये जो ओलंपिक गेम, म्यूजिक है, ये क्या है कि डाइवर्सिफाई करेगा। जो हम लोग का प्रेशर जो बढ़ते जा रहा है ना, यूथ को ये करना है वो करना, क्या है कि हर एक स्पोर्ट्स में अगर मनी भी आना शुरू हो जाए और लोग रिकॉग्नाइज कर दें तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया था कल के दिन 19 अगस्त को, ठीक है। आज कौन सा दिन है, सद्भावना दिवस, ठीक है ना, राजीव गांधी का जन्मदिन। लेकिन कल जो था क्या है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन दिवस, मानवता दिवस। ये क्या क्यों मनाया गया था, जो लगभग 2003 के आसपास में जो UN के जो एक UN का, यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय था, ठीक है, इराक में सॉरी, तो उसको बम से उड़ा गया था। सुसाइड बम्बर लोग आए थे और वहाँ से एक जो बहुत बड़ा आक्रोश स्टार्ट हुआ था कि ऐसा कौन सा आइडियोलॉजी है, ऐसा कौन सा विचार है कि तुम्हें क्या है कि ह्यूमन बम्बर बनने में प्रेरित कर देता है। तो उसके लिए क्या है कि चेतना जागृत करने के लिए, जागरूकता जागृत करने के लिए कि ऐसा कोई आइडियोलॉजी को इतना भी आइडियलाइज मत करो कि उसके लिए आप जीना मरना शुरू कर दो,
ठीक है, कोई भी आइडिया हो सकता है या फिर आइडियोलॉजी हो सकता है, इतना रोमांटिसाइज नहीं करना है कोई भी चीज़ को, जितना हो सके बस उतना यूज़ करना है। तो ये बगदाद में जो, हाँ ईरान में, इराक में बगदाद में जो 2003 में जो 22 जो यूएन के स्टाफ हैं और उसके जाके सुसाइड बम हुआ था, उसके बाद से यूएन ने 2008-9 से ऑब्जर्व करना शुरू किया है। ठीक, अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ ये आया था कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये लगभग 10 से 20 टन का सोना खोज के निकाला है। ठीक है, पुष्टि की है कहाँ पे, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो जगह पे ये सोना निकला है वो पूरा इंडिया के लगभग बोल सकते हो कि सबसे पुअर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, जो आपका मलकानगिरी का एरिया हो गया, संबलपुर का एरिया हो गया, ठीक है, मयूरभंज वाला एरिया है, नीचे में जो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो नवरंगपुर का, जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के इस साइड अगर राइट में देखोगे तो ये क्या है कि बहुत ही कम डेवलप्ड है। वहाँ पे रिसोर्स मिल रहा है। और इवन आप सरप्राइज होगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्स आपको लगता है वहाँ पे डेवलपमेंट सबसे कम है। ये इंडिया की भी बात है और ऑल ओवर वर्ल्ड की भी बात है। आपको लगता है कि आपके पास अगर ऑयल है तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान होना चाहिए, ताकतवर कंट्री होना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा रिजर्व अगर वेनेजुएला है, कंट्री है, लेकिन वो इतना पुअर है कि भारत से क्या कभी कभी डील करता है कि आप हमें पानी दे दो तुम, या तो फिर हमको पैसा दे दो, हमारा पूरा तेल ले जाओ, लेकिन वो तो अमेरिका है सामने, तो हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व है उसके पास, लेकिन वहाँ का हालत देखो, वहाँ का इन्फ्लेशन देखो, वहाँ का गरीबी देखो, मतलब इकोनॉमी। तो इसको रिसोर्स कर्स बोलते हैं। जहाँ पे होता है ना रिसोर्स, ठीक है ना, आप देख लो, जो बेल्ट देख लो आपका, हाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आपका ये एरिया देख लो, झारखंड, इसमें सबसे ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन आपको यहाँ पे पॉवर्टी भी सबसे ज़्यादा मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? तो एक रिसोर्स कर्स वाला डेफिनेशन दिया था। बट क्या है कि अगर हम लोग अच्छे से वो किया जाए, डेवलपमेंट को सही तरीके से लागू किया जाए, तो हम लोग बढ़ सकते हैं। वैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो 1851 में हुआ था, और हेड क्वार्टर क्या है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंदर आता है। ठीक, नेक्स्ट, सबसे साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है और सबसे बेहतरीन रिवॉल्यूशन चल रहा है, जो कि इंडिया को, लैंडस्केप को हर डायमेंशन से चेंज कर रहा है। नॉट ओनली इकोनॉमिक ही नहीं, आपको एम्पावर बना रहा है। उसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो समूह बोलते हैं हम लोग, मितानी समूह बोलते हैं, उनका एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है, इसी एरिया में चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले जोन में चल रहा है, और नीचे के साउथ से स्टार्ट हो गया है, समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, कर्नाटका हो गया, केरल का जो अगर आप नाम सुने होंगे, एक तो सेवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अभी उनके फाउंडर का डेथ हुआ है 1 साल पहले। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप केरल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली चल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, जो वुमेन्स हैं वो क्या है, समूह बना लेते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने एक दूसरे में बांटते हैं, और सरकार भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। और जो नबार्ड है उन लोग को फंड भी देता है, या फिर बैंक भी उन लोग को विदाउट कोलेटरल क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो वो क्या है कि छोटा छोटा पैसा से कुछ ना कुछ बढ़ाते जाते हैं। ठीक, और नारी शक्ति अगर आपको देखना है तो एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, उड़ीसा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, जो पुराना वाला था बीजेडी का, नारी शक्ति इतना बेहतरीन, मतलब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। उसको आपको कभी देखिएगा, पढ़िएगा, उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो एटलीस्ट लागू करना चाहिए। वो क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्टली कैसे करके उद्यम बनाते हैं, वहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करता है। तो लेकिन अभी कर्नाटका के जो तीर्थ गाँव की जो बीबी फातिया महिला स्वयंसेवक सहायता ग्रुप को यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ने जो अवार्ड दिया है। ठीक है, और अगर जो बात किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और छत्तीसगढ़ में जो लास्ट सरकार जो बोल रहे थे, क्लेम कर रहे थे 20 लाख जो वुमेन है
और डायरेक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी बात होती है, अगर उसका रिकॉग्नाइज किया जाए और वैल्यू चेन में अगर ऐड किया जाए तो इंटरनल जो हम लोग का जो आत्मनिर्भर बहुत सही तरीके से बनेगा। और क्या है कि एक जो वुमेन अगर जब एम्पावर होती है तो सबसे पहला जो हम लोग का एसर का रिपोर्ट बता रहा है, एसर एक रिपोर्ट होता है, प्रथम एनजीओ लेके आता है, वो बोलता है कि जब एक वुमेन के पास पैसा लगती है तो सबसे पहले वो अपने बच्चे पे लगाती है। तो वो क्या है, वो फ्यूचर में उसका सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा ना, सोशल कैपिटल जो जनरेट होता है। तो अब देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन promoting socio-economic empowerment of rural India. What challenge do they face realizing their full potential? ग्रामीण भारत में महिलाओं का स्व सहायता समूह की सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में भूमिका का सम आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए उन्हें किन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है उसको आपको लिखिए। ये चीज़ आपको लिखना है और डायरेक्टली हमको युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हो। साथ ही हमारे जो 1 डे 1 रुपीज़ ऐप है उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।